नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन कहानी में। साथियों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को। एक दिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरा देवर मुझसे कहने लगा कि भाभी, मसाज कर देता हूँ। जब मेरे देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश ही नहीं रहा। फिर मैं रोजाना ही अपने देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर भी तेल लगा हुआ था और मुझे कोई होश नहीं था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर अपने देवर को बुलाया और जब मैं सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर तो मेरे साथ। कभी कभी हम रिश्तों की सीमा का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वह रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना के बराबर थी। मैं सारी रात जागती रहती और घर में यहाँ से वहाँ टहलती रहती या फिर अपने बिस्तर पर ही करवटें बदलती रहती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना करती रहती थी, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगा था। मेरा देवर योगेंद्र, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वह मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और हम दोनों काफी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। योगेंद्र ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर वह कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मालिश कर देता हूँ, आपका दर्द तुरंत ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लगा दो। वह तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वह मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी अंगुलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह से दबाया और बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी थी। योगेंद्र मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने योगेंद्र के साथ चाय पी और सोने के लिए बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में योगेंद्र के मसाज में तो एक जादू था। मुझे बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने शरीर पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी हाथ लगा दिया होगा। मैं दिन भर अपने कामों में लगी रही। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर योगेंद्र 16 साल का जवान था। योगेंद्र के अंदर बहुत ज्यादा बचपना था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उनके पिता बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे थे, जिसकी वजह से योगेंद्र को अपने बाप का प्यार नहीं मिल सका। उनकी माँ भी योगेंद्र पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पति रमन तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए रमन ने मुझसे कहा कि मैं अब सबसे ज्यादा योगेंद्र का ख्याल रखूं। मैंने रमन से वादा कर दिया था कि मैं योगेंद्र को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति रमन दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वह महीने में लगभग 4 दिन के लिए ही वापस घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर योगेंद्र
और अपनी सास के साथ गुजारती थी। योगेंद्र अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती थी। वह कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहकर मेरे आगे पीछे घूमने लगता। रमन के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े सब के सब काम योगेंद्र की ही जिम्मेदारी थी। योगेंद्र कॉलेज से आने के बाद मेरे सारे काम कर दिया करता था और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। योगेंद्र के साथ रहते रहते मैंने एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस की कि वह रमन को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वह खामोश हो जाया करता था या फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे ये जानना चाहती थी कि आखिर उसे रमन से क्या तकलीफ है, लेकिन मैं कभी यह सवाल ही नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। रमन की माँ सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह फिर मोहल्ले में निकल जाया करती थी। इसीलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई भी तकलीफ नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन रमन के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं रमन के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा था। योगेंद्र को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए वह पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था। लेकिन एक दिन वह कहने लगा कि भाभी, आप कब तक सर दर्द की दवाई खाती रहोगी? अरे इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी मसाज कर देता हूँ, आपको देखना बहुत सुकून मिलेगा। मैंने योगेंद्र से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर योगेंद्र कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो फिर मेरा क्या होगा? मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। वह मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। योगेंद्र को वाकई मेरी बहुत ज्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर घूमने के लिए बाहर चले जाया करते थे। वह रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखते। मैं योगेंद्र की पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा उसकी मदद किया करती थी। वो मुझसे बेझिझक अपनी हर तकलीफ बताता था। मैं योगेंद्र के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वह मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वह मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती थी तो वह मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक दिया करता था और कहता था कि आप इसे इतनी गर्मी में पहनकर कैसे काम करती हो। वह हर बात में मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत ज्यादा पसंद थे और इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलवाता था और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता था। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उससे कहती थी कि उसकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद से कपड़े डिजाइन करवा कर देगा। वह मेरी बात सुनकर कहता कि फिलहाल तो आप बहुत ज्यादा खुशनसीब है जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई मैं बहुत ही खुशनसीब थी क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वो मेरे तमाम कपड़ों में गहरे गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता था और कमीज भी इतनी चुस्त होती है कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन योगेंद्र को ऐसे ही कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह समझती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मैं मना नहीं करती थी। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना बनाने में मगन थी। तभी जब अचानक ही वह पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि भाभी आज तो आप बहुत ज्यादा हॉट लग रही हैं। उसकी इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई
और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वह कहने लगा, अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से अपना काम करिए। और फिर वो किचन से बाहर निकल गया। रमन मुझसे मिलने के लिए वापस आते हैं तो उन दिनों योगेंद्र मुझसे बहुत ही कम बात करता है और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता है। रमन बहुत खुश होते हैं कि योगेंद्र बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और मैं भी उन दिनों रमन के साथ इतनी मगन होती कि मुझे योगेंद्र का बदला हुआ रवैया भी महसूस नहीं होता। रमन बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते हैं और योगेंद्र फिर से मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता है। वह मेरे मामले में बहुत जिद्दी सा हो गया था। वह चाहता था कि वह मुझसे कुछ भी कहे, मैं फौरन उसकी बात मान लूं। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वह मेरे पीछे ही पड़ गया था कि मैं भी उसके साथ शादी में चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा मैंने देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी। लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। योगेंद्र के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हों। योगेंद्र का एक दोस्त कह रहा था कि योगेंद्र हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वह आपकी बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते थे और मुझसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। वापसी पर मैंने योगेंद्र से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। योगेंद्र कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी ही बात करता हूँ। उस वक्त मैं योगेंद्र की बात का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। योगेंद्र रोज रात को मेरा मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती और इसलिए एक रोज मैंने फैसला किया कि मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया और योगेंद्र से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे हमेशा की तरह नींद आ गई और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांसें रुकी की रुकी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि योगेंद्र आखिर मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो योगेंद्र पर बहुत ज्यादा भरोसा करती रही और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी नहीं रखा। वीडियो में योगेंद्र मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वह मेरे लिए चाय बना कर लाया और चाय देने के बाद योगेंद्र कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे बहुत गहरी नींद लग गई। योगेंद्र कमरे का दरवाजा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाजा खुलने की आवाज पर भी नहीं उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाजा वापस बंद कर दिया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। योगेंद्र कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी अंगुलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वह शीशी जो वो मसाज के लिए लेकर आया था कमरे में ही रखी हुई थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेहिसाब सी उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे साथ गलत हरकतें करना शुरू करने लगा और अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वो जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वह पूरी तरह पागल सा हो रहा था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वह जिस तरह आया था उसी तरह से वापस चला गया था। वह मेरी इज्जत को बुरी तरह तार तार कर गया था और कैमरे की रिकॉर्डिंग में यह सब देखकर मेरी रूह तक कांप रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उससे इतनी घुली मुली रहती थी।
लेकिन मैं कभी यह जान ही नहीं सकी कि उसकी नीयत में कितनी बड़ी खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वह सुनकर तो मेरे पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वह कह रहा था कि उसे पहले दिन से ही मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वह हमेशा से ही मोहब्बतों के लिए तरसता रहता था और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वह कह रहा था कि अब वह मुझसे दूर नहीं हो सकता और इसलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी रमन आता तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वह हम दोनों का साथ नहीं देखना चाहता था। रमन से तो वह यूं ही पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि पिताजी दोनों में से सबसे ज्यादा रमन से प्यार करते थे और मरने से पहले उन्होंने यह घर भी रमन के ही नाम पर कर दिया था। मेरा और रमन का साथ उसे बहुत चुभता था और वह जब भी मेरे लिए खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसे लिबास खरीदने पर मजबूर करता जिससे कि वह मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग बहुत पसंद थे, क्योंकि हल्के हल्के रंगों से मेरा छलकता हुआ वजूद उसे बहुत अच्छा लगता था। वह कह रहा था कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से घायल हो चुका हूँ। वह बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वह मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो यह बात उसे बेचैन करती रहती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूं और जिंदगी भर उसके साथ रहूं। वह मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था। इसीलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से सो जाऊं, और वह मेरी चाय में नींद की दवा मिलाकर लाता। और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूं तो वह फौरन ही मेरे कमरे में चला आता था और अपने प्यासे वजूद को पूरा करता। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बता दी थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है, और उसके दोस्तों ने ही उसे यह तरीका बताया था। योगेंद्र और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसलिए वह सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत तार तार कर बैठा था। योगेंद्र की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने यह सब कर दिया था और मैं उसके भाई की बीवी थी और वह मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक निगाह योगेंद्र पर डाली तो वह मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वह बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वह तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कह रहा था कि मम्मी ने कभी भी उसके जज्बात और उसकी जरूरतों का कभी ख्याल नहीं रखा, बल्कि सारे मोहल्ले के चक्कर लगाती रही। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ कर लिया। मैंने योगेंद्र को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे माफ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती योगेंद्र की नहीं है। वह वाकई रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद भुला बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही और गलत का नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए लिबास सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती रही। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर समझती थी, लेकिन वह मेरा छोटा भाई था नहीं। मेरे और उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया था
आजकल के दौर में जहां 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह से वाकिफ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि बेहतर यह है कि वह मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाए। मेरे लिए अब उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। योगेंद्र ने मुझसे फरियाद की थी कि मैं यह बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं रमन को खुद इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वह बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नजरों में गिर गई थी। मैंने फौरन रमन को फोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वो खुद वापस आए या मुझे अपने पास बुलाए। मेरी बात सुनकर रमन पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक आखिर क्या हो गया है, लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वो कहने लगे कि वह जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वह मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वह मेरे रहने का कोई इंतजाम कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैंने रमन से कहा कि वह 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर चली जाऊंगी। रमन ने वादा किया कि वह 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने यह 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं योगेंद्र की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वो दूसरों की खोज में रहने के बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद योगेंद्र और मैं इस तरह से इस गलत हरकत का शिकार ना होते। योगेंद्र अकेले पल का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। इसलिए तो कहते हैं कि हर रिश्ते की हद होती है और मैंने अपने और योगेंद्र के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ा। मैंने अपने सारे लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढककर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीजों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वह इतनी छोटी होती नहीं है जितनी की नजर आती है। मुझे अपने दुपट्टे के कीमती होने का एहसास आज हो रहा था जब मैं लुट चुकी थी। जो लोग भी यह कहानी सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने वजूद को संभाल के रखो, बहुत कीमती है ये, और जितना हो सके उतना रिश्तों की मर्यादा को बनाकर रखने की कोशिश करते रहने का प्रयास करते रहो। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की यह कहानी कैसे लगी और आज के दौर में हम लोगों को किसी पर भी ऐसे ही भरोसा कर लेना चाहिए या फिर नहीं। आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हों, आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास जरूर करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी साथ में जरूर करें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।